हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनिक क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक, जो कि हिंदी व्याकरण से है। देखिए दोस्तों, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कारक से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, कारक को पहले हम क्या गहरे अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद तो हमारा कंपटीशन और मजे में बीतेगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए कारक क्या होता है। ये व्याकरण में हमें पढ़ना है कारक। आपने क्रिया पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ लिया है, उसके बाद आता है कारक। देखिए दोस्तों, कारक क्या होता है, क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध स्थापित करता है उसी को कारक बोलते हैं। या आप वैसे भी बोल सकते हैं, वे सभी शब्द जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करता है उसी को बोलते हैं कारक। तो चलिए दोस्तों, कारक का परिभाषा हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। देखिए कारक, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कारक। कारक क्या होते हैं दोस्तों, वे सभी शब्द जो वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सीधे सीधे याद रखना है कारक क्या होता है। तो क्रिया के साथ जो शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। कारक क्या होता है, क्रिया के साथ संबंध प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करता है उसी को बोलते हैं कारक। अब आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पता हो। प्रत्यक्ष क्या होता है, फेस टू फेस, आपके सामने, फेस टू फेस होता है कि आपके सामने जो बातचीत होता है वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष आपके पीठ पीछे जो बात होता है उसको अप्रत्यक्ष बात कहते हैं। अर्थात जो क्रिया में होता है, क्रिया के साथ वाक्य प्रत्यक्ष सामने से या उसके पीठ के पीछे से संबंध स्थापित करता है उसी को बोलते हैं कारक। क्या दोस्तों, कारक की परिभाषा आपको समझ में आ गया? कारक क्या होता है, तो कारक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करता है उसी को बोलते हैं कारक। अब दोस्तों आता है हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों बता दें तो कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। चलिए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कारक का प्रकार। देखिए कारक मुख्यतः हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार का होता है। आपसे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हिंदी में कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, हिंदी में कारक जो होते हैं मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा, कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अब चलिए 8 प्रकार होते हैं तो उसका हम नाम जान लेते हैं तथा उसका परिभाषा जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हो जाता है कर्ता, दूसरा क्या हो जाता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है अपदान, पांचवा होता है संप्रदान, छठा होता है अधिकरण,
अधिकरण, एक होता है 7 संबंध, और 8वां हो जाता है हमारा संबोधन। देखिए दोस्तों, कर्ता के मुख्यतः 8 प्रकार होता है। सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद होता है कर्म, उसके बाद होता है करण, उसके बाद होता है अपदान, उसके बाद हो जाता है संप्रदान, उसके बाद होता है अधिकरण, उसके बाद होता है संबोधन, उसके बाद हो जाता है हमारा संबोधन। अब देखिए दोस्तों, कर्ता का प्रकार हो गया। अब यहां से हमसे पूछता है कर्ता के चिन्ह क्या क्या होता है। मतलब ये सब हमारे कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्म का क्या चिन्ह होता है, करण का क्या चिन्ह होता है, इसको भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चिन्ह जानने से पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा क्या होता है, इस सब का क्या परिभाषा होता है। अगर हम परिभाषा समझ जाएंगे तो इसका हम चिन्ह आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक क्या होता है। देखिए कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता, इससे आप देखिए क्या अर्थ निकल आता है, कर्ता अर्थात जो करने वाला होता है। देखिए कर्ता क्या होता है, करने वाला, किसी काम को करता है तो कर्ता कारक है। तो यह क्या करता है, कर्ता कारक वह कारक होता है जो वाक्य में क्रिया करता है, अर्थात क्रिया को संपादन करता है, उसी को बोलते हैं कर्ता। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो वाक्य में क्रिया संपादित करता है उसी को बोलते हैं कर्ता। देखिए दोस्तों, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, राम जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर कौन जा रहा है, राम के द्वारा जाया जा रहा है, अर्थात राम जा रहा है कहीं पर, इससे बोध हो रहा है। तो देखिए कौन जा रहा है, राम। आखिर कौन काम कर रहा है यहां पर, तो राम कर रहा है। तो वाक्य में जो काम करता है या क्रिया करता है उसी को बोलते हैं हम कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों, जो वाक्य में क्रिया संपादित करता है या क्रिया करता है उसी को बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर राम हो जाएगा कर्ता, यहाँ पर जाना हो जाएगा उसका कर्म, उसका कर्म है जाना, वह जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्म की, देखिए कर्म कारक आप समझिए यहाँ पर पहले, कर्म कारक, कर्ता कारक समझ में आ गया। अब देखिए कर्म कारक क्या होता है, कर्ता वाक्य में जिसको पसंद करता है, जिसको चाहता है, कर्ता वाक्य में जिसको पसंद करता है, जिसको चाहता है, उसी को बोलते हैं कर्म कारक। कर्ता क्या हो गया, कर्म कारक क्या हो, यह भी बता दिए। देखिए कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में जिसको पसंद करता है कर्ता, उसी को बोलते हैं कर्म कारक। चलिए यहां पर लिखते जा रहे हैं, वाक्य में कर्ता जिसे पसंद करता है, जिसे पसंद करता है उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी समाज में देखिएगा क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति होता है, जब उसे प्यार मोहब्बत हो जाता है किसी से, ऐसे समझिए ना, एक समाज में व्यक्ति रहता है, जब उसको प्यार हो जाता है तो वो क्या करता है, उससे प्यार करता है, तो वह कर्ता हो गया। मतलब वो व्यक्ति जिससे प्यार किया वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब वो जिससे प्यार किया वह कर्म हो गया। जैसे देखिए राम सीता, देखिए राम जो है सीता से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है, जो राम है सीता से क्या करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। तो राम किससे मोहब्बत कर रहा है, सीता से, अर्थात सीता को क्या कर रहा है, ये पसंद कर रहा है, चाह रहा है, इसलिए सीता यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी, और राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्यों कर्ता हो जाएगा, क्योंकि राम ने पसंद किया सीता को, सीता थोड़े पसंद की राम को, इसलिए क्या होगा, राम जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, सीता जो हो जाएगी कर्म हो जाएगी। हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं, राम आम खाता है। अब देखिए दोस्तों, राम कौन सा फल खा रहा है, तो राम आम खाता है। राम क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो यहां पर देखिए राम क्या है, कर्ता है। राम क्या है दोस्तों, कर्ता है। ये खाना क्या है, उसका कर्म है।
किसको खा रहा है? आम को खा रहा है, अर्थात ये आम और खाना दोनों उसका कर्म हो गया। वो आम को पसंद कर रहा है तब तो खा रहा है, अगर पसंद नहीं होता आम राम को तो वो आम को नहीं खाता। अर्थात क्या हुआ? वाक्य में कर्ता जिसे पसंद करता है, जिसे चाहता है, उसी को बोलते हैं कर्म कारक। जैसे राम आम खाता है, राम सीता से मोहब्बत करता है। हो गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस पर, करण कारक। करण कारक में क्या होता है? वाक्य में कर्ता को जो मदद करता है, वाक्य में कर्ता को जो मदद करता है उसी को बोलते हैं करण कारक। देखिए दोस्तों, करण कारक क्या होता है? वाक्य में कर्ता की जो मदद करता है, जो मदद करता है उसे करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, करण कारक क्या होते हैं? वाक्य में कर्ता की मदद करने वाले को करण कारक कहा जाता है। करण कारक क्या है? वाक्य में कर्ता की जो मदद करता है उसी को बोलते हैं करण कारक। समझ में आ गया? जैसे देखिए, मैं कलम से लिखता हूं। देखिए दोस्तों, मैं कलम से लिखता हूं, मैं यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब देखिए, लिखना क्या हो गया? मेरा कर्म हो गया। मैं किस चीज से लिख रहा हूं? तो कलम से, अर्थात कर्ता को कौन मदद किया लिखने में? तो कलम। ये कलम मदद किया कि नहीं किया कर्ता को लिखने में? अगर कलम मेरे पास नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं लिख पाता, या आपके पास पेन नहीं होता, कलम नहीं होता, तो आप कुछ लिख पाते? नहीं लिख पाते। अर्थात वाक्य में कर्ता की मदद करने वाले को करण कारक बोलते हैं। वाक्य में कर्ता की जो मदद करता है उसी को बोलते हैं करण कारक। अब चलिए दोस्तों बढ़ रहे हैं किस ओर? संप्रदान कारक पर। संप्रदान कारक पढ़ने से पहले अपदान कारक है, अपदान कारक को पढ़ते हैं। देखिए, अपदान का अर्थ होता है अलग होना, वाक्य में जो किसी एक से अलग होता है। क्या होता है? अपदान कारक में क्या होता है? किसी स्थान से कुछ वस्तु अलग होगा। अपदान में क्या होता है? कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होता है, इसमें अलगाव का बोध होता है अपदान कारक में। अपदान कारक में क्या होता है? तो दोस्तों अलगाव का बोध होता है, इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से एक बार पत्ते गिर जाएंगे तो वह पुनः वापस पेड़ के डालियों में लगेंगे नहीं, अर्थात वहां से देखिए अलगाव हो रहा है। वहां से क्या बोला जाता है? वहां पर अलगाव हो रहा है, वहां पर बेकरार हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोल जाता है? अपदान कारक। या मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैं कहां से बाहर जा रहा हूं दोस्तों? तो घर से बाहर जा रहा हूं, मैं अब बाहर से घर पर वापस नहीं आ सकता, अर्थात मैं अपने घर से अलग हो गया, अपदान हो गया। समझ में आ गया? या मैं छत से गिर पड़ा, मैं छत से गिर पड़ा, मैं छत पर था, अब छत से गिर पड़ा तो क्या हुआ? अपदान। मैं छत से तो अलग हो गया, तो अपदान कारक है। अर्थात अपदान कारक में कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, इसमें अलगाव का बोध होता है अपदान कारक में। अपदान कारक में क्या होता है दोस्तों? कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है। समझ में आ गया दोस्तों? अपदान कारक क्या होता है? इसमें अलगाव का बोध होता है, इसमें कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है। समझ में आ गया? अब चलिए बढ़ रहे हैं अधिकरण कारक। संप्रदान कारक अभी है, अधिकरण का भी है, संप्रदान कारक उसके बाद पढ़ रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारा कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, अपदान कारक हो गया। अब बढ़ रहे हैं संप्रदान कारक। देखिए, कर्ता वाक्य में जिसके लिए काम करता है, कर्ता वाक्य में जिसके लिए काम करता है उसे बोलते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान, दूसरे के लिए अपदान करना, वाक्य में कर्ता जिसके लिए काम करता है उसी को बोलते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान
मतलब अपना पूरा संपत्ति किसी दूसरे को दान दे देना संप्रदान कहलाता है। तो वाक्य में कर्ता जिसके लिए काम करता है उसी को बोलते हैं संप्रदान कारक। देखिए दोस्तों, जैसे संप्रदान कारक में जैसे देखिए दोस्तों, संप्रदान कारक के जैसे में क्या हो सकता है? बच्चा दूध के लिए रोता है। देखिए दोस्तों, बच्चा किसके लिए रो रहा है? बच्चा यहाँ पर करता है, करता ये किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए। अर्थात आप क्या बोल सकते हैं? संप्रदान कारक। यह संप्रदान कारक है। कर्ता जब वाक्य में किसी दूसरे के लिए कार्य करता है उसी को बोलते हैं संप्रदान कारक। अपने लिए नहीं करता, वो दूसरे के लिए करता है। ये बचवा है, दूध के लिए रो रहा है। ये बचवा जो है किस लिए रो रहा है? तो दूध के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर दूध क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए दोस्तों बढ़ रहे हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? तीन चीज होता है, इसमें याद रख लीजिए। जैसे ठहरना, बैठना, ठहरना, बैठना, रुकना, ये तीन चीज होता है। देखिए अधिकरण कारक में क्या होता है? ठहरना, बैठना, रुकना। किस वाक्य में जो शब्द ठहरना, बैठना, रुकना इत्यादि जैसी भावनाओं को उत्पन्न करता है उसी को बोलते हैं अधिकरण कारक। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। देखिए यहां पर पेड़ पर चिड़िया बैठी है। देखिए पेड़ इस क्या हमारा कर्ता हो गया, किस पर बैठी है? पेड़ पर कौन बैठी है? तो चिड़िया भैया, ये चिड़िया बैठी है। तो यहां पर देखिए बैठी है, बैठना, ठहरना, रुकना आ गया। कौन सा हो जाएगा? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कौन सा है कारक? हमारा अधिकरण कारक है। अब उसके बाद आता है संबंध। जब कर्ता वाक्य में किसी से संबंध स्थापित करता है, यह संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक में हमें पढ़ना है, जब कर्ता वाक्य में किसी से संबंध स्थापित करता है उसी को बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं दोस्तों? जब कर्ता वाक्य में किसी से संबंध स्थापित करता है उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कलम मेरी है या मेरा है। यह कलम मेरा है। देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया यह मेरा कलम है, यह कलम मेरा है। ये कलम मेरा है, आपका इस पर अधिकार नहीं है। जब भी अधिकार रहेगा मेरा रहेगा, अर्थात कलम किसका है भैया? तो मेरा है। यहां पर देखिए संबंध लग रहा है। या वह मोहन का घर है, वह मोहन का घर है। बताइए दोस्तों, वह जो घर है, वह जो घर है किसका घर है? तो मोहन का घर है। तो यहाँ मोहन का संबंध है कि ना? घर का किसके साथ संबंध है? मोहन का। कलम का किसी से साथ संबंध है? तो मेरे साथ संबंध है। अर्थात वाक्य में कर्ता जिसके साथ संबंध स्थापित करता है उसी को बोलते हैं हम क्या? संबंध कारक। संबंध कारक समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं संबोधन। देखिए दोस्तों, संबोधन में आप याद रखिएगा क्या आता है? हे, ओ, अरे। अर्थात अगर आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे ऐसा वाक्य में, तो आप समझिएगा कौन सा कारक है भैया? संबोधन कारक। इसमें क्या बोले जाते हैं? किसी को संबोधन किया जाता है। जैसे हे राम, हे भगवान, हे सोहन, हे मोहन, अरे, कार्य, ये सब क्या है? हमारा संबोधन है। हम किसी को संबोधन से बुलाते हैं, अर्थात संबोधन कारक है ए, हे, ओ, अरे होता है। अब चलिए दोस्तों, ये तो इसका परिभाषा हुआ। अब इसमें आता है कारक चिन्ह। चलिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्या यह आपको समझ में आया?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं। क्या हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर? पढ़ेंगे हम क्या? कारक चिन्ह। तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, चलिए दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? कारक चिन्ह। चलिए लिख रहे हैं कारक चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, हम कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारकों को प्रदर्शित करने के लिए व्याकरण में हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं, कारक को व्यक्त करने के लिए व्याकरण में हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसी को कारक चिन्ह बोलते हैं। लिख दे रहे हैं व्याकरण में कारक को प्रदर्शित करने के लिए, कारक को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। हो गया दोस्तों, कारक चिन्ह किसे कहते हैं? तो व्याकरण में कारकों को प्रदर्शित करने जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कारक के 8 प्रकार को पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कर्ता। उसके बाद क्या होता है? कर्म। उसके बाद क्या होता है? करण। उसके बाद क्या होता है? संप्रदान। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अपदान। उसके बाद क्या होता है? संबंध होता है। उसके बाद क्या होता है? अधिकरण होता है। उसके बाद क्या होता है? संबोधन होता है। तो चलिए दोस्तों, कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्म का क्या चिन्ह है? करण का क्या चिन्ह है? संप्रदान का क्या चिन्ह है? संबंध का क्या चिन्ह है? अधिकरण का क्या चिन्ह है? और संबोधन का क्या चिन्ह है? अब इसको हम बताते हैं या उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कर्ता का जो होता है चिन्ह, ने होता है कर्म का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक, अपदान से अलग होने के लिए, यहां पर लिख लीजिएगा, अलग होने के लिए। यहां पर क्या होता है दोस्तों? जुड़ाव के लिए। संबंध क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ये सब होता है। अधिकरण क्या होता है? में, पर। संबोधन क्या होता है? हे, ओ, अरे, अजी, ये सब क्या होता है? हमारा संबोधन होता है। देखिए दोस्तों, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण कारक क्या होता है? तो से होता है। जुड़ाव के लिए, करण कारक के लिए, जुड़ाव के, मोहब्बत के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक है के लिए, अपदान होता है से, अलगाव के लिए यहाँ पर अलग होगा। संबंध कारक में होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में होता है में, पर, दोनों होता है, में और पर दोनों। संबोधन में क्या होता है? हे, ओ, अरे, अज्जी। चलिए दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर से क्या पूछा जाता है, करण कारक और अप्रदान कारक में क्या अंतर है। देखिए करण कारक का भी चिन्ह जो होता है से होता है, अप्रदान कारक का भी चिन्ह जो होता है से होता है, परंतु करण कारक में से चिन्ह का उपयोग जुड़ाव के लिए होता है, अप्रदान कारक में से का अलगाव के लिए होता है। आप समझ गए करण कारक और अप्रदान कारक में क्या अंतर है। करण कारक जो होता है उसमें से का उपयोग जुड़ाव के लिए होता है, और अपदान कारक जो होता है उसमें से का उपयोग अलगाव के लिए होता है। समझ गए। और अगर आपसे पूछा जाए करण कारक और अपदान कारक में क्या समानता है, मतलब क्या मिलता है, तो देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, एक ही है, परंतु इसमें अलग है, यह जुड़ाव के लिए लागू होता है तो यह अलगाव के लिए लागू होता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए